पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारी के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि मालदा जिले में एसआईआर के मुद्दे पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने उग्र रुख अपनाते हुए कालियाचक इलाके में एक न्यायिक अधिकारी की गाड़ी पर हमला कर दिया और उन्हें करीब 12 घंटे तक बंधक बनाए रखा। वर्तमान में सूजापुर, इंग्लिश बाजार और मोथाबाड़ी जैसे क्षेत्रों में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचकर प्रारंभिक जांच करेगी और रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। तो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का घेराव पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त निर्देश जारी किए थे और तुरंत ही उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी और बंगाल सरकार को जमकर फटकारा था। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला था और अब इस पूरे मामले की जांच जो है एनआईए को सौंप दी गई है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमेशा आरोप लगाती रहती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना रहता है कि भाई वो बंगाल की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें दखल दे रही है एसआईआर, और किसके कहने पर? बीजेपी के कहने पर। और बीजेपी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यही आरोप लगाती है कि वो जो प्रक्रिया है, एसआईआर की जो प्रक्रिया है, उसको वो सही तरीके से होने नहीं दे रही है। बिल्कुल, और इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाना अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला मामला था और जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो अब इस पूरे मामले में एनआईए को गठित कर एक टीम भेजी गई है जो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। बिल्कुल, और ऐसी चीजों की वजह से नदीम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि भाई वो 15 दिन तक अब वो यहीं रहने वाले हैं, लेकिन मतलब कि बंगाल राज्य में ही रहने वाले हैं। और इस पर कटाक्ष भी किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने। लेकिन ये भी बात सही है कि इस तरीके से बंधक बनाना अधिकारियों को, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अपने आप में हैरान करने वाला ये मामला है। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का घेराव, जो खुद चुनाव कराते हैं, अगर उन्हें ही लोग घेर लेंगे तो राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? अब देखना होगा कि एनआईए की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय काल गणना के प्रणेता और न्यायप्रियता के प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य की गाथा अब बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गूंजने जा रही है। आज से 5 अप्रैल तक बीएलडब्ल्यू मैदान में त्रिदिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन होगा। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्यायों को जीवंत करेगा। विक्रमादित्य की गाथाएं भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं, जहां उनका साहस, दूरदर्शिता और धर्म के प्रति अटूट आस्था आज भी सभी को प्रेरणा देती है। इस भव्य मंचन में जीवंत होंगे उनके पराक्रम के प्रसंग, उनके न्याय के उदाहरण और उनके शासन की गौरवशाली झलकियां। ये आयोजन न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करेगा, बल्कि नई पीढ़ी को अपने इतिहास और आदर्शों से जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम बनेगा। आइए इस शौर्य, न्याय। तो सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में है वाराणसी से। धर्मेंद्र, जरा बताइए किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? पहले हमने ये मध्य प्रदेश में कई बार होता हुआ देखा हुआ है। मोहन यादव की जो सरकार है वो लगातार इसको पुश करती रहती है कि सम्राट विक्रमादित्य की जो गाथा है वो लोगों तक पहुंचे। दिल्ली में भी इसका मंचन हुआ, अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका मंचन हो रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत ही भव्य रूप से ये मंचन होगा। क्या तैयारियां की गई हैं? कितने लोग यहाँ पर, कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर होगी? देखिए, पहले तो मैं ग्राउंड दिखा दूं। तैयारियों का जो अंतिम रूप होता है वो दे दिया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से कर दिया गया है। लगभग 25 से 30 हजार लोग की कैपेसिटी का ग्राउंड है, बरेका ग्राउंड। यहाँ पे लोग आएंगे और देर शाम 5 से 7 बजे से जो आयोजन होगा, त्रिदिवसीय आयोजन होना है, वो पूरी तरह से यहाँ पे नाट्य मंच दिखाया जाएगा। ठीक मेरे मंच है, वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगा दिखाएं। और ये ठीक उसके बाएं साइड में महाकाल मंदिर है, जो मंचन पे भस्म आरती महाकाल में होती है वो दिखाई जाएगी।
तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो ये आज का दृश्य होगा वो काफी अद्भुत होगा, क्योंकि काशी में पहली बार इस तरीके का कोई नाट्य मंच हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि संस्कृति की जो विरासत होती है, काशी सनातन संस्कृति धार्मिक नगरी कही जाती है, और धर्म की नगरी में इतिहास का एक जुड़ाव होना, युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश देना कहीं न कहीं बहुत महत्व रखता है। दूसरी बात बताना चाहूंगा, काशी में जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक वैदिक काल की घड़ी देंगे, जो काशी विश्वनाथ धाम को अर्पित की जाएगी और वहीं लगेगी। सनातन संस्कृति से जोड़ वो लगभग कई ऐसी भाषाओं में होगी जो कि भूत भविष्य वर्तमान को डिजिटल तरीके से दिखाएगी कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या वर्तमान है, क्या संवत है, क्या कृष्ण पक्ष है, क्या शुक्ल पक्ष है। इस तरीके से जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं वो अब संस्कृति की नगरी में मध्य प्रदेश की एक बड़ी भेंट मिलेगी काशी विश्वनाथ धाम के लिए, और काशी विश्वनाथ धाम से ये पूरे विश्व के लिए संदेश दिया जाएगा। कहीं न कहीं ये जो इस बार महानायक सम्राट विक्रमादित्य का जो आयोजन काशी में हो रहा है, इस आयोजन के माध्यम से काशी नहीं अपितु पूरे देश को संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। जो इतिहास है हमारा, जो युवा इतिहास से भटक रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए दोनों सरकार पूरी तरह से कवायद कर रही है कि हमारे इतिहास क्या रहे हैं, हमारे पूर्वज क्या रहे हैं, हमारे सम्राट क्या रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा, अंग्रेजों से देश को मुक्त कराया। तमाम ऐसी गाथाएं हैं जो मंच पे दिखाई जाएंगी। लगभग 225 कलाकार ऐसे होंगे, जीवंत हाथी, घोड़े, ऊंट होंगे, जो कि कल रिहर्सल किया गया था, दिखाया गया था बड़े पैमाने पे, क्योंकि वो आएंगे घोड़े, और जो सिस्टम है पूरी तरह से। और ठीक मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूंगा, अभी फिलहाल में वो एक स्टेज लगा था वो नहीं है, लगभग 22 फीट का सम्राट विक्रमादित्य का मंच होगा, जो उस काल को याद दिलाएगा। वो मंच है उस समय के दृश्य को जोड़ने के लिए। घोड़े आएंगे कि विक्रमादित्य 3 रूपों में अपने को प्रदर्शित करेंगे, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था। तीनों अवस्थाओं में अलग अलग विक्रमादित्य का रोल निभाया जाएगा। उसके साथ साथ राजकुमारी विक्रमादित्य की होंगी उनके साथ। तमाम ऐसी कहानियां हैं जो 225 कलाकार हैं, अलग अलग कलाकृतियों से दिखाएंगे। जी बिल्कुल, तो इतिहास को यहाँ पर जीवंत करने की कोशिश की जाएगी, और कैसे विक्रमादित्य ने शासन किया, उनके तमाम जीवन की यहाँ पर एक झलक दिखाई जाएगी। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और तमाम तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। तो आज 5 अप्रैल तक ये महानाट्य का मंचन होगा, और इसमें शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज वाराणसी पहुंचेंगे। बदनावर में घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोग नाराज, गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लेबड़ नया गांव 4 लेन स्थित बड़ी चौपाटी पर चक्का जाम का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस भारत गैस एजेंसी के संचालक पर मनमानी का आरोप लगाया है। तो गैस संचालक पर मनमानी का आरोप है, ये गंभीर आरोप है। और गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोग नाराज हुए हैं, और नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लेबड़ नया गांव 4 लेन स्थित बड़ी चौपाटी पर चक्का जाम किया लोगों ने, और मौके पर पुलिस भी मौजूद है। और संचालक, गैस एजेंसी के संचालक पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। घटना से जुड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बदनावर की ये खबर है, देखिए। और ऐसी तस्वीरें आजकल भारत के कई शहरों से सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भाई गैस की कोई कमी नहीं है। हालांकि ये सत्य है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई थोड़ी सी बाधित हुई है, लेकिन सरकार लगातार दावा कर रही है कि भाई घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। और हालांकि समय जो है आपकी बुकिंग का और रिफिल का, इसको बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, बदनावर की ये तस्वीरें बता रही है कि लोग जो है यहाँ पर गैस के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। और चलिए, नीलेश हमारे सहयोगी बदनावर से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए, लोगों का सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन तो लगा, समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। दोनों पक्ष जो है वो क्या क्या कह रहा है, जो गैस संचालक है उनका क्या कहना है, और आम लोग जो है क्यों जाम कर रहे हैं?
जी मैं आपको बता दूं कि यह बदनावर में जो बड़ी चौपाटी पर मयूरा भारत गैस एजेंसी है, इसको लेकर के काफी लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है। अभी तक 181 पर भी लोगों द्वारा शिकायत की जा रही थी और लगातार लोगों को यहां पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से लोगों ने आज लेबर नया गांव 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया और बड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे तक लोगों ने वहां पर गैस सिलेंडर को लेकर विरोध दर्ज करवाया। और इसी दरमियान आम जनता की यह मांग भी है कि जो मयूरा गैस भारत गैस एजेंसी है बदनावर की, इसके द्वारा कालाबाजारी की जा रही है और घरेलू सिलेंडर होटल संचालकों को 3,000 से 4,000 के हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं और आम जनता को लाइन में लगना पड़ रहा है। और ऐसे में हमने जब गैस संचालिका जो है मयूरा भारत गैस एजेंसी की, उनसे चर्चा करना चाहिए तो वो किसी भी प्रकार का बयान देने के लिए मीडिया को तैयार नहीं है। और पाया गया है कि जो सिलेंडर उन्होंने कागजों में डिलीवर कर दिया, वह सिलेंडर ग्राहक तक पहुंचा ही नहीं। इस प्रकार की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, बदनावर की एक खबर जहां लोगों में आक्रोश गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलने से, और लोगों ने आरोप लगाया गैस एजेंसी संचालक पर मनमानी का। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में कहा, मुझे खामोश करवाया गया है लेकिन मैं हारा नहीं। आम आदमी को ये मेरा संदेश है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने पब्लिक के मुद्दे उठाए, इससे आपको क्या नुकसान हुआ। वीडियो क्लिप के आखिर में उन्होंने आपको चेतावनी दी कि आवाज खामोश कराने वालों के सामने मैं सैलाब बंद कराऊंगा। हालांकि राघव ने न तो पार्टी के किसी नेता का नाम लिया और न ही पार्टी छोड़ने या आगे की रणनीति को लेकर कुछ कहा। उधर आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा कि राघव चड्ढा सदन में पार्टी के मुद्दे उठाने के बजाय एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने की बात करते थे। सदन में पार्टी के लाए प्रस्ताव पर भी भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया था। निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए। आपको बता दें कि राघव 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक है। हालांकि राघव चड्ढा ने लंबे समय से पार्टी से दूरी बना ली थी और आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं, और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। और फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन INH पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप देखते रहे INH 24/7। नमस्कार।